सबसे जो करीबी जिसकी सारी बातें अकबर सुना करते थे, वो अगर जोधाबाई नहीं थी तो वो कौन थी? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हरम के अंदर के दस्तावेज़ मौजूद नहीं हैं। हरम की बातें छन-छन के बाहर आती थीं और एक ऐसा मौका आया जब सल्तनत के सबसे बड़े काज़ी ने किसी ब्राह्मण की हत्या का फरमान दिया, फ़ैसला किया, तो हरम के अंदर हंगामा मच गया। और ये आता है कि जो हिंदू राजाओं की बेटियां हरम में थीं, उन्होंने बहुत विरोध किया इस बात का। और उस ज़माने के एक और उलेमा मुल्ला बदायूनी ने शिकायत की कि बादशाह अकबर सिर्फ उनकी सुनते हैं जो हरम में हिंदू राजाओं की बेटियां हैं। तो ज़ाहिर है उनका 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 प्रभाव हरम के अंदर बहुत ज़्यादा था। और हरम के बाहर जो राजा मान सिंह थे और दूसरे ऐसे राजपूत उमरा थे, मनसबदार थे, उनका बहुत प्रभाव था। अब अकबर की शख्सियत का ये पहलू जो है कि जिसका जिक्र आपने शुरू कर चुके हैं आप अपनी इस बातचीत में, लेकिन वो ये कि जो सांप्रदायिकता है उसकी लकीर को पाटने का काम करते हुए, हिंदुओं के हक में फैसले लेते हुए एक बादशाह के तौर पर वो नजर आते हैं। आपकी उस पूरी रिसर्च में इन बातों की तस्दीक हुई? इस उपन्यास की शुरुआत होती है, चांदनी रात थी 3 मई 1578। अकबर का खेमा झेलम नदी के किनारे लगा हुआ है और उन पर एक दीवानगी सी हावी हो जाती है। वो ऐसा कुछ बोलने लगते हैं जिसे उस दौर के लोग समझ नहीं पाते। दरअसल उस समय उनके मन पर एक बहुत बड़ा बोझ था। देश के अंदर जो अलग अलग धाराएं हैं, वैचारिक धाराएं हैं, धार्मिक धाराएं हैं, उनके बीच जो संघर्ष चल रहा था उसका बहुत बड़ा दबाव, बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा तनाव था। उसी वजह से उन पर वो दीवानगी सवार होती है और वो ऐसी बातें करते हैं जिससे बाकी लोग समझ नहीं पाते। जिस रिसर्च का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस अध्ययन की बात आप कर रहे हैं, जैसे हरम के दस्तावेज नहीं थे, यानी दस्तावेज़ों पर आधारित है, आप में आपकी बहुत सारी बातें जो इस किताब में हम पढ़ पाएंगे, वो रिसर्च हम पूछ सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा, जो कि अनुवाद में 6 खंडों में मौजूद है, वो एक तरह का आधिकारिक सरकारी दरबारी द्वारा लिखा हुआ इतिहास है। तो उसकी खूबी और ख़ामी यही है कि वो आधिकारिक है। उसमें तथ्य सब सही हैं, लेकिन एक दरबारी से जिस तारीफ़ की उम्मीद की जा सकती है वो उस किताब में है। लेकिन उस किताब की एक और बहुत बड़ी अहमियत है, उसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि अकबर की क्या इच्छा थी कि उनका युग और आने वाला युग अकबर को कैसे देखे। तो वो छवि निर्माण की बहुत बड़ी कोशिश थी जिसमें अकबर एक महामानव के तौर पर उभर कर आता है। ये बहुत बड़ा स्रोत है। इसकी खामियां जो हैं, जो कि बहुत तारीफ़ है, इसको पूरा करते हैं एक साहब हैं मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अकबर के घोर विरोधी हैं, कट्टरपंथी हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर लिखें। वो एक खुफिया इतिहास लिखकर छोड़ गए, मुंतखबुत तवारीख़ के नाम से, जो कि हम तक पहुंचा। इसके अलावा अकबर की बनाई हुई इमारतें मौजूद हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि अकबर किस तरह का सामंजस्य, समन्वय स्थापित करना चाहते थे। एक बहुत नायाब किताब दलपत विलास नाम की, वहाँ तक मैं पहुँचा। जिस रात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 3 मई 1578, जब अकबर बहुत तनाव की स्थिति में थे, उस समय दलपत विलास का गुमनाम लेखक अकबर के बहुत पास खड़ा था। बहुत बारीकी से उसने दर्ज किया है कि बादशाह सलामत पर किस तरह की दीवानगी सवार हुई, उनके मन में क्या था और ज़बान पर क्या था। वो बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत अहम स्रोत है। आखिरकार उसको पढ़ने के बाद अकबर की शख्सियत पर से कई पर्दे खुले और मुझे समझने में आसानी हुई। इसके अलावा अकबर के करीब जो लोग थे, चाहे वो तानसेन हों, जिन्होंने लिखा तखत बैठे हो महाबली, ईश्वर हो अवतार, तो वो अकबर को एक ईश्वर के अवतार के तौर पर देख रहे थे। जो चित्रकार थे जिन्होंने अकबर की छवि को बनाया, और बहुत से ऐसी तस्वीरें हैं जो कि जिसको आप कह सकते हैं वो इनफॉर्मल जैसी चीज़ें हैं। जब अकबर ने आदम खां के कत्ल का आदेश दिया, वो शायद अकेला चित्र है जिसमें अकबर के बदन पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, यानी बहुत जल्दबाजी में वो हरम से निकले और उन्होंने कत्ल का आदेश दिया। उस तरह की तस्वीरें हैं जिससे उस घटना को समझने में और अकबर की मनस्थिति को समझने में आसानी होती है।